जय हिंद दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल विद्या स्टडी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 वालों के लिए जो है 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है मैथ एमसीक्यूज लेकर आए हैं, ठीक ना। और ये 50 जो है बहुविकल्पी प्रश्न आप लोग कर लेते हैं तो आपका जो गणित का पेपर होगा इसके अलावा कहीं से फंसेगा नहीं, ठीक ना। इन्हीं प्रश्नों में से फंसना है, ठीक ना। तो आप लोग ये वीडियो को पूरा देखिएगा और आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है ये वीडियो। तो यहाँ पास हमारा पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 1/√7 का परिमेयकरण कीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो शुरू करते हैं, ठीक ना। अब हम लोग चलते हैं, 1/√7 का परिमेयकरण कीजिए। देखिए परिमेयकरण क्या होता है। परिमेयकरण जैसे 1/√7 है तो यहाँ पास ये जो हर वाली संख्या है, हर वाली संख्या का ऊपर नीचे गुणा, तो अंश के साथ भी √7 का गुणा और नीचे हर के साथ भी, ठीक ना। तो √7 का गुणा 1 में कराएंगे तो √7 हो जाएगा। √7 गुणे √7 जो है अंडर रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा 7, ठीक ना। तो यहाँ पास जो है आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, √7/7, ठीक ना। यहाँ पास आप लोग कह रहे होंगे कि √7 ये 7 कैसे आ गए। यहाँ पर देखिए √7 का गुणा √7 में कराएंगे तो 7 गुणे 7 रूट के अंदर हो जाएगा। ये एक जोड़ बन रहा है तो ये 7 बाहर निकल आएगा, ठीक ना, इसलिए। अब यहाँ पास दूसरा नंबर प्रश्न है, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच संख्या हो सकती है। ये एक पेपर में भी ये प्रश्न आया था। तो यहाँ पास हम लोग जो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी कुछ बहुत उठाए हैं। तो यहाँ पास देखिए दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनेक परिमेय अपरिमित रूप से बहुत सारी परिमेय संख्या आ जाती हैं। जैसे 2/12 है और यहाँ पास है 18/12, तो इसके बीच में बहुत सारी परिमेय संख्या आ जाएंगी। 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, बहुत सारी आ जाएंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पास ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या, ठीक है ना। फिर यहाँ पास हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है कि अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या होती है, 22/7 या 0.69 या 5/√16। देखिए 22/7 ये p/q के रूप में है, 0.69 ये भी p/q के रूप में कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी परिमेय संख्या है। 5/√16 तो ये हो जाएगा 5/√16 का मान होता है 4, √16 बराबर 4 लिख सकते हैं, तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगी। यहाँ पास पाई अपरिमेय संख्या हो जाएगी। पर आप लोग कहेंगे कि भैया पाई अपरिमेय संख्या है, पर पाई का मान 22/7 होता है, 22/7 तो परिमेय है। तो यहाँ पास देखिए जो पाई का मान 22/7 लिया गया है, मतलब कि नहीं उसे एक निकटतम मान ले लिया गया है, ठीक है ना। तो 22/7 निकटतम मान ले लिया गया है, पाई का जो है अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है ना। यहाँ पास चौथा नंबर प्रश्न है, एक घात वाले बहुपद को क्या कहा जाता है। एक घात वाले बहुपद को क्या कहा जाता है, जिसकी घात 1 होती है उसे हम कहते हैं रैखिक बहुपद। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक ना। फिर यहाँ पास क्या है हमारा पाँचों नंबर, x + y³ - x - y³ के गुणनखंड होंगे। तो इसको हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पास, ठीक है ना। तो यहाँ पास क्या दिया गया है, x + y का होल क्यूब माइनस x - y का होल क्यूब। तो आपको पता होगा कि x + y का होल क्यूब क्या होता है, x³ + y³ + 3xy कोष्ट में x + y, ठीक है ना। ये इसका फार्मूला हो गया, माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पास मझला कोष्टक बना देंगे, फिर इसका लिखेंगे क्या होता है फार्मूला, x³ - y³ - 3xy कोष्ट में होता है x - y, ठीक है ना। अब यहाँ पास हम लोग कोष्टक को बंद कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x³ + y³ हो जाएगा प्लस 3xy का गुणा इसमें कराएंगे तो क्या हो जाएगा 3x² प्लस 3xy का इसमें y में गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा 3xy² माइनस, यहाँ पास इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा x³ - y³ माइनस 3xy का गुणा x में करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x² माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा प्लस 3xy का गुणा y में कराएंगे तो क्या हो जाएगा 3xy²। ये आपका कोष्टक बंद हो जाएगा, ठीक है ना। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पास x³ + y³ प्लस 3x² प्लस 3xy² माइनस है तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। यहाँ पास माइनस है, यहाँ पास x³ हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा y³ प्लस 3x² माइनस 3xy²। जो कट रहा है उसे काटिए, जो नहीं कट रहा है उसे जोड़िए। यहाँ पास -xy³ से
यहाँ पास प्लस का XY³ कट जाएगा, ठीक है ना। और कुछ कट रहा है, माइनस का 3XY² है, यहाँ पास प्लस का 3XY² है, ये कट जाएगा। यहाँ पास क्या बचा, Y³ और एक Y³ ये है, प्लस का Y³ हो जाएगा, 3x² प्लस का 3x² प्लस यहाँ पर 3x² बचा, ठीक है ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पास हो जाएगा, जोड़ देंगे, 2y³ हो जाएगा प्लस 3x², ये भी सेम है, तो यहाँ पास 3 3 6 हो जाएगा, 6x² हो जाएगा। इनमें कुछ कॉमन दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ पास 2 का कॉमन है, यहाँ पास 2 कॉमन है, और दोनों में y भी कॉमन है, तो यहाँ पास 2y इसमें से हटेगा तो y² हो जाएगा, प्लस इसमें क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6 x² रहेगा, y हट जाएगा क्योंकि y कॉमन हो गया। तो यानी कि यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, 2y कोष्ट में y² प्लस 3x²y। क्या आपका कोई ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पास हम लोग देखेंगे। तो देखिए 2y 3x² प्लस y², ऑप्शन नंबर ए आपका मिल रहा है। यहाँ पास देखिए क्या दिया है, 2y, इसको पलट दिया है, 3x² पहले लिख दिया है, ठीक है ना, प्लस जो है y² बाद में लिख दिया है। तो इसका कोई मतलब नहीं 2 + 3 लिखें या आप 3 + 2 लिखें, ठीक है ना। तो उत्तर तो 5 ही आएगा दोनों का ना, तो वही चीज़ है। तो यहाँ पास ऑप्शन नंबर ए हमारा मैच कर रहा है, यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पास हमारा 6ठा नंबर प्रश्न है, क्या दिया है, निम्न व्यंजकों में कौन सा बहुपद होगा। बहुपद की परिभाषा क्या होती है कि जिस चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है वह बहुपद होता है। चर यानी कि जैसे कि यहाँ पास देखिए क्या दिया गया है, रूट में 2x दिया है, पूरे में है, फिर -1, तो यहाँ पास ये x चर राशि है, तो इसके घात क्या दिया है, 2x की घात पूरे के हम लोग लिख सकते हैं 1/2। रूट का मतलब होता है घात में 1/2, और 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है ना, इसलिए ये तो क्या हो जाएगी, ये आपका बहुपद नहीं होगा, ठीक है ना। फिर y + 2/y, y + 2/y, यहाँ पास आपको सॉल्व करेंगे इसको, तो y प्लस ये जो बाटे में y है ऊपर जाएगा तो इसकी घात -1 हो जाएगी, तो 2y की घातें -1 हो जाएगी, ठीक है ना। कोई भी संख्या नीचे है ऊपर लाना है तो उसकी घात -1 कर दीजिए, ऊपर आ जाएगा। और -1 एक जो है पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं होगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पास आपका डी नंबर है, रूट का 3√x, ठीक है ना, प्लस x√2। यहाँ पास ये जो x है, इस x के आगे रूट है, तो यहाँ पास x घाते 1/2 हो जाएगी, और यहाँ पास जो है x घाते 1/2 है, और 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पास देखिए x घाते 2 है और 2 एक पूर्ण संख्या है, ठीक है ना, और यहाँ पास x घात कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 हो जाएगा। यहाँ पास 7, आप कह रहे होंगे भैया यहाँ पास ये जो है चर राशि नहीं है, तो यहाँ पास आप लोग लिख सकते हैं गुणे x घाते 0, ठीक है ना। इसका मान x घाते 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। 7 गुणे x घाते 0 बराबर क्या हो जाएगा, 7 गुणे x घाते 0 का मतलब 1 होता है, तो 7 हो जाएगा। फाइनल आंसर वही चीज़ आ जाएगा, तो इसमें x घाते 0 छुपा होता है, ठीक है ना। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अब हम लोग देखते हैं अपना 7वां नंबर प्रश्न। यहाँ पास आपके यहाँ पास देखिए 7वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, बहुपद x बराबर -9x प्लस का 9 का शून्यक होगा। शून्यक की बात कर रहा है, तो हम लोग x के स्थान पर 0 रख देंगे, px के स्थान पर। px बराबर क्या दिया है, -9x प्लस का 9, इसके स्थान पर आप लोग 0 रख दीजिए। 0 बराबर क्या हो जाएगा, -9x प्लस का 9, ठीक है ना। तो ये 9 इधर आएगा तो -9 हो जाएगा, बराबर में -9x बचेगा। -9 ये x का 7 गुणा है, तो इधर आएगा तो भाग से आ जाएगा, -9 अपॉन -9, बराबर में क्या आ जाएगा, x। देखिए -9 से -9 कट जाएगा, आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 1 बराबर x, यानी x की वैल्यू क्या निकली आपका 1। तो यहाँ पास हमारा ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पास 8वां नंबर प्रश्न है, मेरे प्यारे भाइयों, अगर आप लोग ये वीडियो पूरी देखते हो तो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, और यही इसी तरह के प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, ठीक है ना। बहुत सारे जो है प्रश्न तो इन्हीं में से मिलेंगे, यही 50 MCQ से, ठीक है ना। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पास फिर 8वां नंबर है, व्यंजक 3 + √3, फिर है 3 - √3 का मान होगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 3 + √3
फिर क्या है 3 माइनस रूट 3। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा ए प्लस बी और एक कोष्ट में होता है ए माइनस बी। किसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो इसी फार्मूले से हम लोग लिख देंगे क्योंकि ये ए प्लस बी ए माइनस बी इसी फॉर्मेट में है। तो ए मान लीजिए 3 तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, बी आपका रूट 3 तो माइनस का बी के स्थान पर रूट 3 का होल हाफ स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस रूट से स्क्वायर कट जाएगा यानी 3 हो जाएगा, 9 में से 3 गए 6 फाइनल आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पास हमारा जो है 9 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है प्लस माइनस किस चतुर्थांश में स्थित होते हैं। देखिए चतुर्थांश, यहाँ पास एक रेखा ये होती है इसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, एक ये होती है इसे कहते हैं क्षितिज रेखा, इसे कहते हैं हम लोग भुज और इसे हम कहते हैं कोटि, ठीक है ना। ये होता है y, ये होता है x, ये होता है x डैश, ये होता है y डैश, ठीक है ना। इधर ये माइनस में रह, ये देखिए ये प्लस में रहता है, ठीक है ना, और ये भी प्लस में रहता है, ये माइनस में रहता है और ये भी माइनस में रहता है। ये पहला चतुर्थांश है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। इसमें जो है ये पहला चतुर्थांश में प्लस प्लस, ठीक है ना। फिर इसमें होता है ये माइनस, फिर y का मान प्लस, ठीक है ना। और इसमें होता है पहले x का मान लिखते हैं तो x का मान माइनस, फिर y का मान माइनस, तो y का माइनस कामा माइनस। और यहाँ पास क्या हो जाएगा देखिए x का प्लस है y का माइनस है, तो पहले x की मान रखते हैं तो माइनस कामा वो प्लस कामा माइनस हो जाएगा, y को बाद में लिखते हैं, ठीक है ना। जैसे 2 कामा 3 है तो ये होता है x की वैल्यू, ये होता है y की वैल्यू, ठीक है ना। तो यहाँ पास क्या कह रहा है प्लस माइनस किस चतुर्थांश में स्थित होंगे, तो प्लस माइनस देखिए प्लस माइनस किस चतुर्थांश में है, चौथे, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ठीक है ना। तो चौथे चतुर्थांश में, तो यहाँ पास ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है ना। अब यहाँ पास क्या कह रहा है 4,0 किस अक्ष पर स्थित होगा। तो यहाँ पास फिर से हम लोग यहाँ पास चतुर्थांश बना लेते हैं छोटा सा। देखिए ये होता है x, ये होता है y, ये होता है x डैश, ये होता है y डैश। देखिए ये जो ऊपर वाली होती हैं ये y वाले में ये प्लस की रहेंगी, प्लस का 1 2 3 4, ये होता है 1 2 3 4। इधर माइनस की रहती है, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, ठीक है ना। इधर भी माइनस की रहती है, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, ठीक है ना। यहाँ पास 4,0, तो सबसे पहले 4,0 है, तो ये जो 4 है ये होता है x की वैल्यू, ये जो 0 होता है बाद में वो y की वैल्यू। तो x की तरफ 4 बढ़िए तो इधर बढ़ेंगे, ये मूल बिंदु होता है 0,0, ठीक है ना। यहाँ पास x की वैल्यू भी 0 होती है, y की वैल्यू भी 0 होती है। यहाँ पास 4 बढ़ेंगे 1 2 3 4, यहाँ पास आ गए। अब x की तरफ कितने बढ़, y की तरफ कितने बढ़ना है 0, तो 0 हम बढ़ेंगे ही नहीं, बस यहीं पास रह जाएंगे, यानी कि ये जो 4,0 है वो x अक्ष पर स्थित होगा। तो यहाँ पास हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। 4,0 किस अक्ष पर स्थित होगा, x अक्ष पर स्थित होगा, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अब यहाँ पास देखिए 11 नंबर प्रश्न है, ये भी बहुत पूछा जाता है प्रश्न। a, -a रूप का बिंदु सदैव रेखा पर स्थित होता है। देखिए x बराबर a रहेगा तो y बराबर -a रहेगा, तो ये तो बराबर नहीं होगा। y बराबर -a तो x बराबर a रहेगा, ये भी नहीं होगा। y बराबर x यानी कि y ये a, -a है, यहाँ पास आप लोग समझने की कोशिश करिए। ये है x की वैल्यू, ये होती है y की वैल्यू बाद वाली। तो y बराबर x क्या होगा, तो देखिए y के स्थान पर a रखिए, तो वो y के स्थान की वैल्यू रखिए, तो यहाँ पास y के स्थान की वैल्यू है -a, तो -a बराबर क्या हो जाएगा x के स्थान पर a है तो a रखिए, तो -a बराबर a होगा, नहीं होगा भाई, इधर माइनस है इधर प्लस है। गणित क्या कहती है कि दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए, तभी हम लोग जो है स्वीकार करेंगे कि ये सही है। यहाँ पास माइनस इधर है इधर प्लस है, तो यानी कि ये चीज़ तो नहीं होने वाली है। यहाँ पास x + y बराबर 0, इसको रख के देख लेते हैं। x के स्थान पर क्या है a, तो यहाँ x + y बराबर 0 इस पर रखते हैं। x के स्थान पर a तो a, फिर प्लस है, y के स्थान पर -a तो -a रख देंगे बराबर में 0। तो ये देखिए a + -a बराबर में 0।
ये माइनस ए उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए बराबर माइनस ए है, इधर आएगा तो प्लस का ए हो जाएगा। यहाँ पास कहीं ना कहीं ए बराबर ए आ गया, यानी कि दोनों पक्ष बराबर हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पास 12 नंबर है, कोटि अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु का भुज निम्न में से क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पास कोटि अक्ष पर, यानी कि कोटि क्या होता है, ये वाई अक्ष वाला, ये होता है कोटि, ठीक है ना, और ये होता है भुज। तो अगर कोटि अक्ष पर कोई भी बिंदु स्थित है, जैसे कि यहाँ पास कोई भी बिंदु स्थित है, एक्स का मान 0 होगा तभी तो यहाँ पास स्थित होगा भाई। जैसे कि वो क्या बोलते हैं 0,4, तो यहाँ पास x की तरफ कितना बढ़ेंगे 0, ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, तो x की तरफ 0 बढ़ेंगे और y की तरफ 4, तो यहाँ पास ये यहाँ पास आ जाएंगे 4। तो यानी कि x के स्थान पर जब 0 होगा तो जो भी मान होगा वो कोटि में ही स्थित होगा। यहाँ पास ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। कोटि अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु का भुज क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। फिर यहाँ पास हमारा 13 नंबर प्रश्न है, यूक्लिड निवासी थे। ये याद करने वाली चीज़ है। यूक्लिड कहाँ के निवासी थे, तो यूक्लिड जो थे हमारे वो थे यूनानी थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पास हमारा 14 नंबर प्रश्न है, यदि x बराबर 3 y बराबर -2 तो 2x + 5y बराबर k का मान k का एक हल है। तो x के बाद स्थान पर बहुत सरल प्रश्न आ गया है, 2 गुणे x के स्थान पर 3 रख दीजिए प्लस 5 गुणे y के स्थान पर -2 रख दीजिए बराबर में k। 2 तिहाई 6 हो जाएगा। देखिए ये क्या हो जाएगा, 5 दूनी -10 बराबर में क्या हो जाएगा k, ठीक है ना। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 - 10 बराबर k, यानी कि 10 में से 6 गए -4 हो जाएगा बराबर में k। ऑप्शन नंबर हमारा डी इज राइट आंसर, ठीक है ना, -4, ठीक है ना। अब यहाँ पास 15 नंबर आपका प्रश्न है, ठीक है ना। रेखाएं समांतर होती हैं यदि वे प्रतिच्छेद ना करें, यह कथन किस रूप में व्यक्त है, किस रूप में व्यक्त है। तो देखिए रेखाएं समांतर होती है यदि वे प्रतिच्छेद ना करें, एक अभिक्रित, एक परिभाषा, एक अभिधारणा, एक प्रमाण। ये तो एक परिभाषा है भाई, जो है समांतर रेखा की क्या परिभाषा है कि रेखाएं तभी समांतर होती हैं जब वे आपस में प्रतिच्छेद ना करें। तो यानी कि ये आपका क्या है, ये आपका परिभाषा है, ठीक है ना। फिर यहाँ पास हमारा 16 नंबर प्रश्न है, पाइथागोरस छात्र थे, किसके थे, पाइथागोरस छात्र किसके थे, थेल्स के थे, ठीक है ना। इस वीडियो में आपको पूरे 1 से लेकर 12 तक की प्रश्नावली के सारे जो है MCQs मिलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पास ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, थेल्स। फिर यहाँ पास आपका 17 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है कि 2 विभिन्न रेखाएं कितने बिंदु पर एक दूसरे को काट सकती हैं। 2 विभिन्न रेखाएं, जैसे कि एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, तो 2 विभिन्न रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काट सकती हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। यहाँ पास फिर 18 नंबर प्रश्न है, एक ठोस में विमाओं की संख्या होती है। ठोस में विमा क्या है, जैसे कि यहाँ पास कुछ इस प्रकार से एक घन बना लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पास अच्छा नहीं बन रहा है, कुछ इस प्रकार से ये जैसे घन है, तो इसमें क्या होता है, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ठीक है ना। जैसे दीवार मान लीजिए, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है, यही चीज़ें विमाएँ हैं, ठीक है ना। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तो ठोस में विमाओं की संख्या कितने होती है, वो होती है 3। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है ना, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। फिर यहाँ पास हमारा 19 नंबर प्रश्न है, चित्र में AOB एक सरल रेखा है, यदि कोण AOC प्लस कोण BOD 85 अंश हो तो कोण COD का मान क्या होगा। कोण AOC यानी कि ये वाला कोण और BOD ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का योग कितना है, ये दोनों कोणों का योग है 85 अंश। तो ये वाला कोण कितने अंश का होगा, तो देखिए ये एक सरल रेखा है, सरल रेखा का मान कितना होता है 180 अंश, हाँ। तो यहाँ पास इन 2 कोणों में से अगर हम लोग 180 में से इन दोनों कोणों को हटा देंगे तो यही कोण तो बचेगा। तो यहाँ पास 180 में से हम लोग इन दोनों कोणों का योग, यानी कि 85 अंश है इन दोनों कोणों का योग, 85 घटा देंगे तो ये वाला कोण मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 10 में से 5 गए 5 और यहाँ पास क्या हो जाएगा 9,
ठीक है ना, यानी कि 95 अंश का आपका क्या हो जाएगा, कोण COT। ऑप्शन नंबर यहाँ पास दूसरे पेज में देखते हैं, दूसरे पेज में ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, 95 अंश, ठीक है ना। अब यहाँ पास हमारा 20 नंबर प्रश्न है, रैखिक युग्म का योग कितना होता है। रैखिक युग्म क्या होता है, जैसे कि एक सरल रेखा है, सरल रेखा में कितने कोण बने, जैसे कि ये एक कोण बना, एक कोण ये बन गए, 1 2 3 3 कोण बन गए, तो ये रैखिक युग्म यानी सरल रेखा पर 3 कोण बने हैं, ठीक है ना। तो रैखिक युग्म यानी कि ये जो सरल रेखा है, तो सरल रेखा का मान कितना होता है, 180 अंश, यानी कि इन तीनों कोणों का योग कितने अंश के बराबर होगा, 180 अंश के बराबर होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पास हमारा 21 नंबर प्रश्न है, यदि दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करें तो निम्न में से क्या बराबर होती हैं। तो देखिए यहाँ पास कहने का मतलब ये है कि एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, अगर आपस में ये प्रतिच्छेद करते हैं तो क्या बराबर होते हैं, तो इनमें जो है शीर्षाभिमुख कोण बनता है, एक कोण ये हो जाएगा, एक कोण ये हो जाएगा, यानी कि आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं। ये 50 अंश का है तो ये भी 50 अंश का होगा, और ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ठीक है ना। ये 130 अंश का होगा तो ये भी 130 अंश का होगा, ठीक है ना। तो यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं यदि दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करें, ठीक है ना। फिर यहाँ पास हमारा 22 नंबर प्रश्न है, दो रेखाएं AB व CD बिंदु O पर काटती हैं, यदि कोण AOC प्लस कोण COB प्लस कोण BOD 270 अंश हैं तो कोण AOD की माप होगी। यहाँ पास दो रेखाएं आप लोग बनाइए, ABC और D, और ये हो गया आपका O। क्या कह रहा है, AOC कितना अंश, ये कोण COB और ये कोण और BOD यानी कि ये कोण, ये तीनों कोणों का योग कितना दिया है, 270 अंश, ठीक है ना। तो इस कोण का मान कितना होगा, तो यहाँ पास आप लोग देखेंगे तो ये पूरा गोला बन जाएगा, तो पूरे गोले का मान कितना होता है, 360। तो 360 में से आप लोग 270 घटा दीजिए, ये क्या हो जाएगा, 10 में से वो 0 में 0 गए 0, 16 में 7 गए, कितना हो जाएगा यहाँ पास 9, और यहाँ पास ये कट जाएगा यानी कि 90 अंश आ जाएगा, ठीक है ना। ये कोण कितने अंश का रहेगा, 90 अंश। यहाँ पास ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है ना। अब यहाँ पास हमारा 23 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सर्वांग समता का नियम नहीं है। कौन सा सर्वांग समता का नियम नहीं है, तो देखिए SAS ये तो होता है, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। ASA ये भी होता है, कोण भुजा कोण। SSS भुजा भुजा ये भी होता है। SSA ये नहीं होता है, ठीक है ना। ये और ये तो सेम ही है भाई, ये SSA लास्ट में दे दिया यहाँ पास बीच में, तो इसका सही क्रम होता है ये वाला, ठीक है ना। SSA नहीं होता है, ठीक है ना, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। SSA सर्वांग समता का नियम नहीं है, ठीक है ना, उसके स्थान पर SAS होता है, ठीक है ना। फिर यहाँ पास हमारा 24 नंबर प्रश्न है, यदि त्रिभुज PQR सर्वांगसम त्रिभुज EFD हो तो कोण E बराबर क्या होगा। देखिए बहुत ही अच्छी ट्रिक है इसको पहचानने की। जैसे ये कोण E पूछ रहा है तो इधर किस कोण के बराबर होगा, देखिए ये पहले में कोण E है तो इधर पहले में देखिए यहाँ कोण P दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। यहाँ पास कोण F होता तो यहाँ पास कोण Q हो जाता है, ठीक है ना, और यहाँ पास R होता तो यहाँ पास कोण D हो जाता। भुजा भी इसी तरह करते हैं, जैसे यहाँ पास FD है एक अंक छोड़ के, तो यहाँ पास एक अंक छोड़ के यहाँ पास QR हो जाएगा भुजा, ठीक है ना। ये पहचानने की ट्रिक है, बहुत अच्छा है। फिर यहाँ पास हमारा 25 नंबर प्रश्न है, दिए गए चित्र में AB बराबर CF, EF बराबर BD, कोण AFE इक्वल टू कोण DBC हो तो त्रिभुज AFE और त्रिभुज CBD की सर्वांगसम अभिग्रहित के अनुसार सर्वांगसम होंगे। यहाँ पास आप लोग को चित्र दिख रहा होगा, यहाँ पास बिना चित्र के भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पास देखिए भुजा दिख रहा है यानी कि भुजा भुजा यानी बराबर है, और यहाँ पास भी भुजा भुजा बराबर है, और यहाँ पास कोण कोण बराबर है, यानी कि हम इसमें से S लिए और इसमें से भी S लिए, ठीक है ना, और इसमें से ये कोण बराबर है, तो हम कह सकते हैं SAS नियम से यह सर्वांगसम है, ठीक है ना। तो यहाँ पास हमारा क्या हो जाएगा, SAS ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर, ठीक है ना। यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न है,
यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर AC हो तथा AD भुजा BC की मध्यिका हो तो कोण BAD होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पास आप लोग ये चित्र देख सकते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको मैं आपको होमवर्क के रूप में देने वाला हूँ, ठीक है ना। अगर नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट में यस टाइप कर देना, अगर आ रहा है तो कमेंट कर देना, मैं चेक कर दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पास ऑप्शन ए है 55 अंश, बी 77 अंश, सी 35 अंश और डी 110 अंश। ये ABCD, ठीक है ना। तो ये प्रश्न आप लोगों को जो है सॉल्व करके बताना है, ठीक है ना, कौन सा सही रहेगा। फिर यहाँ पास हमारा 27 नंबर प्रश्न है, साइकिल का पहिया कितने अंश का कोण बनाता है। जो साइकिल का पहिया होता है वो गोल होता है और जिस गोले का आयतन वो गोला कितने अंश का कोण बनाता है 360 अंश, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका डी इज राइट आंसर, यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पास हमारा 28 नंबर प्रश्न है, ABC एक त्रिभुज है तो बिंदु A, B और C से निम्नलिखित कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। यहाँ पास जैसे कि ABC इन बिंदुओं से कितने त्रिभुज वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो एक बिंदु से भाई अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं। यहाँ पास एक बिंदु, इससे 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या लीजिए, ये बन गए। 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लीजिए, ये बन गए। 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या लीजिए, ये बन गए। तो इन 3 बिंदुओं से अनगिनत जो है वृत्त बना सकते हैं, ठीक है ना, पर ये संकेंद्रीय वृत्त होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पास जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है ना, अनगिनत वृत्त। फिर यहाँ पास हमारा 29 नंबर प्रश्न है, वर्ग में आसन्न भुजाएं होती हैं। जो वर्ग होता है उसमें आसन्न भुजाएं आपस में बराबर होती है। आसन्न भुजाएं क्या होती हैं, एक बिंदु से खींची गई 2 रेखाएं आपस में बराबर होती है। तो देखिए जैसे ये वर्ग है तो इसमें ये भुजा इस भुजा के बराबर होती है, ये भुजा इस भुजा के बराबर होती है, तो ये भुजा इस भुजा के भी बराबर होगी भाई। आसन्न भुजा यही है, एक बिंदु से 2 रेखाएं, एक बिंदु से ये रेखा और एक ये रेखा, ठीक है ना। तो यही आसन्न रेखाएं और ये दोनों आपस में बराबर होती हैं। यहाँ पास ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बराबर, ठीक है ना। फिर यहाँ पास हमारा 30 नंबर प्रश्न है, यदि समांतर चतुर्भुज का एक कोण 90 अंश हो तो वह चतुर्भुज होगा। अगर हम लोग समांतर चतुर्भुज का एक कोण 90 अंश कर देंगे तो वह एक आयत का निर्माण कर लेगा, और सम चतुर्भुज में एक कोण 90 अंश कर देंगे तो वह किसका निर्माण करेगा, वो वर्ग का करेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पास हमारा 31 नंबर प्रश्न है, यदि किसी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं समांतर व बराबर हों तो वह चतुर्भुज होगा। यहाँ पास कहने का मतलब ये है कि जैसे ये एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, यहाँ पास ये कुछ इस प्रकार से ये भुजा इस भुजा के समांतर है और ये भुजा इस भुजा के बराबर है। यहाँ पास हमारा जो है ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज, ठीक है ना। समांतर चतुर्भुज में ऐसा होता है, ठीक है ना। फिर यहाँ पास हमारा 32 नंबर प्रश्न है, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल होता है। तो चतुर्भुज जैसे है, इन चारों कोणों का योगफल कितना होता है 360 अंश। यहाँ पास ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पास 33 नंबर प्रश्न है, किसी चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हैं वह चतुर्भुज होगा। तो देखिए आयत में और वर्ग में जो है विकर्ण जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पास आयत जो है आपका ऑप्शन में दिया है तो आयत सही हो जाएगा, वर्ग होता तो वर्ग भी सही हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पास फिर 34 नंबर प्रश्न है, केंद्र पर बना कोण वृत्त पर बने कोण का होता है 2 गुना आधा 1/3 बराबर। देखिए जैसे कि यहाँ पास कोई एक चित्र है, यहाँ पास कुछ इस प्रकार से कुछ देखिए केंद्र पर बना कोण, जैसे कि यहाँ पास ये है और ये है, ये 60 अंश का है, ठीक है ना। तो ये कितने अंश का होगा, तो केंद्र पर बना कोण वृत्त पर बने कोण का क्या होता है, दुगना होता है। तो ये 60 अंश का है तो ये 30 अंश का होगा, यानी केंद्र पर बना कोण वृत्त पर बने कोण का दुगना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पास आपका 35 नंबर प्रश्न है, परिधि से परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। यहाँ पास जैसे वृत्त है, परिधि से परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, वो होती है जीवा। यहाँ पास ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जीवा, ठीक है ना। फिर यहाँ पर 36 नंबर प्रश्न है, एक वृत्त पर कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं। तो एक वृत्त पर हम लोग अनगिनत जीवाएं खींच सकते हैं। भाई ये वृत्त है,
खींचते रहिए, चाहे इस तरह खींचिए, चाहे इस तरह खींचिए, चाहे इस तरह खींचिए, भाई परिधि को परिधि से मिलाना है, ये जीवा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, अनगिनत। ठीक है ना। फिर यहाँ पास हमारा 37 नंबर प्रश्न है, किसी वृत्त में 10 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त की त्रिज्या का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए इसके कहने का मतलब ये है कि जैसे कि यहाँ पास देखिए एक वृत्त है कुछ इस प्रकार से, और एक जीवा है 10 सेंटीमीटर की, ये क्या है 10 सेंटीमीटर की, और केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी है, ये 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त की त्रिज्या का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। देखिए जब भी केंद्र से जीवा को मिलाने वाली रेखा होती है तो जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देती है। ठीक है ना। तो ये 10 सेंटीमीटर की पूरी है तो ये 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा, और ये भी 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा, क्योंकि ये बीच का बिंदु से जो है इसकी माप होती है। अब हमें निकालना है त्रिज्या। ठीक है ना। और ये 2 बराबर भागों में बांटने के साथ साथ ये 90 अंश का कोण भी बनाती है, तो हम लोग पाइथागोरस का प्रमेय का सूत्र लगा के इसका मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पास लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय से क्या फार्मूला होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस होता है आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पास देखिए 90 अंश का कोण बनाएगा यहाँ पास, तो 90 अंश के सामने वाला कर्ण होता है। ठीक है ना। तो ये है कर्ण, यानी कि ये हमें निकालना है, तो यहाँ पास लिखेंगे कर्ण स्क्वायर, या आप त्रिज्या लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या होती है। ठीक है ना। बराबर लंब हम लोग मान लेते हैं ये 5 सेंटीमीटर वाली है, तो 5 का स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है ना। ठीक है ना। प्लस आधार हम लोग इसको मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो कर्ण स्क्वायर यानी कि हम लोग त्रिज्या मान लेते हैं, त्रिज्या का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है ना। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 25 प्लस 144। ठीक है ना। इधर का स्क्वायर घटेगा तो इधर अंडर रूट लगेगा, तो आर बराबर 25 धन 144 बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 169। तो आर बराबर है यहाँ पास हो जाएगा 169, किसका वर्गमूल होता है 13 का, 13। तो यहाँ पास 13 सेंटीमीटर की क्या हो जाएगी आपकी त्रिज्या आ जाएगी। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पास अब हमारा जो है यहाँ पास 38 नंबर प्रश्न है, किसी वृत्त की 2 जीवाएँ ए बी तथा सी डी में से प्रत्येक केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, ए बी तथा सी डी में कौन सा संबंध है। देखिए यहाँ पास कहने का मतलब ये है कि एक वृत्त है, इसमें से जो जीवाएँ हैं केंद्र से बराबर दूरी पर हैं। ठीक है ना। तो भाई जब बराबर दूरी पर हैं तो ये जीवाएँ भी आपस में क्या होती हैं, बराबर हो जाएंगी। ठीक है ना। तो यहाँ पास ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ए बी बराबर सी डी। फिर यहाँ पास हमारा 39 नंबर प्रश्न है, पार्श्व चित्र में कोण ए ओ बी 60 अंश है तथा कोण बी ओ सी 30 अंश है, तो कोण ए डी सी ज्ञात कीजिए। यहाँ पास ए ओ बी ये 60 अंश है, बी ओ सी 30 अंश है, कोण ए डी सी ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये पूरा कोण ए ओ सी क्या हो जाएगा 60 30 90 अंश। ठीक है ना। और अभी भैया मैंने आपको बताया कि केंद्र पर बना कोण वृत्त पर बने कोण का दूना होता है, तो वृत्त पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा हो जाएगा। भाई जब दूना होता है तो ये वृत्त पर बना कोण आधा हो जाएगा, तो ये 90 अंश का रहेगा, तो यहाँ पास आ जाएगा ये 45 अंश। ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ में आई, यहाँ पास ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पास 40 नंबर प्रश्न है, यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 16 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर तथा 34 सेंटीमीटर की लंबाई की हैं तो इसका क्षेत्रफल होगा। तो इसका क्षेत्रफल हम लोग हीरोन के सूत्र से लिखेंगे। तो हीरोन का सूत्र क्या होता है, सूत्र बराबर होता है अंडर रूट में होता है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जहाँ पास एस बराबर होता है अर्ध परिमाप। ठीक है ना।
तो सबसे पहले हम लोग इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे। परिमाप कैसे निकालते हैं, तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए, वही परिमाप होता है। तो यहाँ पास हम लोग नीचे निकाल लेते हैं परिमाप। पहली भुजा है 16 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पास 30, फिर 34, 16 धन 30 धन 34, ठीक है ना। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ पास हो जाएगा ये 6 4 10, 3 1 4 प्लस ये क्या हो जाएगा 30, ठीक है ना। तो 3 1 4 1 5 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पास एक हासिल भी तो थे, 6 4 10 और 3 1 4 1 5, ठीक है ना। 50 30 क्या हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। अब इसका अर्ध परिमाप निकालना है। अर्ध परिमाप यानी कि 2 का भाग दे दीजिए, तो s बराबर हो जाएगा 2 का भाग, तो ये हो जाएगा 40। तो s बराबर आपका आ जाएगा 40, ठीक है ना। अब हम लोग निकालेंगे इसका क्षेत्रफल फिर उनके फार्मूला से। तो यहाँ पास अंडर रूट के अंदर s यानी कि 40 रखिए। पहली भुजा हमारे पास क्या दी गई है 40 माइनस a का मतलब पहली भुजा यानी कि 16, फिर एक कोष्ट में 40 माइनस b का मतलब दूसरी भुजा यानी कि 30 हो जाएगी दूसरी भुजा, फिर हो जाएगा 40 माइनस c का मतलब तीसरी भुजा यानी कि 34 तीसरी भुजा हो जाएगी। अब इसको आप लोग सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा यहाँ पास अंडर रूट के अंदर ये हो जाएगा 40 में से 16 गए क्या हो जाएगा गुणे, 40 में से 16 घटाइए क्या हो जाएगा 10 में से 6 गए 4 और ये हो जाएगा 3 में से 2 गए 1 गए 2, ठीक है ना। गुणे 40 में से 30 गए 10, गुणे 40 में से 34 गए 10 में से 4 गए 6, ठीक है ना। तो यही हो जाएगा 40 में 34 गए 6 हो जाएगा। अब इसको जो है आप लोग सॉल्व कर लीजिए। 40 का गुणनखंड कर लीजिए 40 और 24 का। यहाँ पास 40 का गुणनखंड पहले कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 से 20 दूनी 40, फिर 10, फिर 2 पंचे 10, 5 ये 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 2 हैं और 1 5 है। तो यहाँ पास लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। 24 को इसी तरह लिख सकते हैं, यहाँ पास 24 का भी लिखेंगे 2 से 12 दूनी 24, 2 से 6 12, 2 से 2 तिहाई 6, 3 से 1 हो जाएगा। तो यहाँ पास 3 2 हैं और 1 3 है, तो यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। 10 को क्या लिख सकते हैं 2 पंचे 10, 2 गुणे 5 गुणे 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3। अब इनको जो है क्रम से लिख लीजिए। यहाँ पास जितने 2 हैं उनको लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 2 हैं तो यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 1 2 3 4 5 6 2 गुणे 2 8 हो गए। 1 2 5 2 हैं और 3 भी 2 हैं, ये हो गया और कुछ है नहीं। इसका जोड़ा बनाइए, जोड़ा से जो है वर्गमूल ये अंडर रूट हट जाएगा, तो इसमें से निकला 1 2 आ जाएगा, इसमें से 1 2 आ जाएगा, इसमें से 1 2 आ जाएगा, इसमें से 2 आ जाएगा, एक इसमें से 1 5 आ जाएगा, इसमें से 1 3 आ जाएगा, ठीक ना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंचे 80, 18 तिक को 54, 16 पंचे 80, 8 त्रिक 24 यानी कि 240, ठीक है ना। यानी कि 240 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, क्षेत्रफल स्क्वायर में आता है। तो यहाँ पास हमारा कौन सा प्रश्न था, ये 40 नंबर पर, तो 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है ना। अब यहाँ पास हमारा 41 नंबर प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये वाला। क्या दिया है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, एक ना एक फार्मूला जरूर पूछ लेगा, ठीक है ना। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर कोष्ठ में एल प्लस आर होता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पास हमारा 42 नंबर प्रश्न है, किसी लंबवृत्तीय शंकु के कुल भाग होते हैं, कुल कितने भाग होते हैं लंबवृत्तीय। तो देखिए जैसे कि ये शंकु है तो इसमें कितने भाग होते हैं, देखिए ये जो होता है ये इसे कहते हैं वक्राकार, वक्राकार, और ये जो होता है ये गोलाकार होता है, इसे कहते हैं वृत्ताकार, ठीक है ना। तो शंकु के 2 ही भाग होते हैं, एक वक्राकार एक वृत्ताकार, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है ना। अब यहाँ पास हमारा 43 नंबर प्रश्न है, क्या दिया है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 144 पाई मीटर स्क्वायर है तो इसका आयतन मीटर क्यूब में होगा, क्या होगा, इसको भी हमें सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पास इसको सॉल्व करेंगे, क्या दिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पास लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या दिया गया है
144 पाई। इसका हमें निकालना है आयतन। तो यहाँ पर लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पास गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 144 पाई, तो 144 पाई से यहाँ से लिख लेंगे, बराबर में हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से हमें क्या निकलेगा, यहाँ पास से हम लोग निकालेंगे त्रिज्या। तो यहाँ पास 4 पाई इधर गुणे में इधर आएगा भाग से, तो 144 पाई अपॉन 4 पाई हो जाएगा, बराबर में आपको बचेगा आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, ठीक है ना। तो यहाँ पास स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट लग जाएगा, तो 144/4 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पास बराबर में आर स्क्वायर। 144 किसका वर्गमूल होता है, वर्ग 12 का वर्ग होता है, ठीक है। तो 12 हो जाएगा, 4 2 हो जाएगा, यहाँ जो हो जाएगा आर, ये स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है ना। तो 12/2 यानी कि 6 बराबर आर हो जाएगा, ठीक है ना। त्रिज्या हमारे पास 6 आ गई। अब यहाँ पास हम लोग निकालेंगे गोले का आयतन। तो गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। तो यहाँ पास लिखेंगे 4/3 पाई में ये आंसर दिए हैं, तो पाई का मान नहीं लिखेंगे, आर क्यूब यानी कि त्रिज्या हमारे पास 6 दिया है, क्यूब लगा है तो 3 बार 6 लिख देंगे। 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12, बरछंग 72, और 72 को गुणा 4 में करिए, 72 गुणे 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, 288। यहाँ पास आ जाएगा 288। देखिए आयतन क्यूब में होता है यानी कि मीटर क्यूब, इसकी इकाई क्या होती है, जो है क्यूब में, ठीक है ना, इकाई क्यूब। तो 288 मीटर क्यूब, क्या ऑप्शन हमारा मिल रहा है, ओ सॉरी यहाँ पास पाई भी हो जाएगा, ठीक है ना, ये पाई है तो पाई हो जाएगा, 288 पाई, यही आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पास हमारा जो है 44 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है, एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है ना। सेम उसी प्रकार का प्रश्न है, ठीक है ना। तो देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पास हम लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। सेम वही प्रश्न है, ठीक ना, आप लोग अपने से भी कर सकते हैं इसको, वीडियो को रोक करके। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर 616 दिया गया है, बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, 616 बराबर पाई का मान रख दीजिए, 4 गुणे 22/7 हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। अब जो इधर गुणे से इधर आएगा तो भाग से, इधर भाग है तो इधर आएगा गुणे से, ठीक है ना। तो 616/4 गुणे 22, ये गुणे से इधर आएगा तो भाग से आ जाएगा, ये 7 भाग से इधर आएगा तो गुणे से हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा आपका आर स्क्वायर। यहाँ पास जो कटे काट दीजिए, जो ना कटे उसको ना काटिए। तो 2 से काटिए, यहाँ पास हो जाएगा 11 दूनी 22, और ये हो जाएगा 2 तिहाई 6 0 और 2 8 16, 11 का नंबर 11, ये क्या हो जाएगा 11 दूनी 22, 8 बचे 11 8 28, ठीक है ना। ये कट गया, 11 8 88, ठीक है ना। तो यहाँ पास ये कट गया है, 28 का गुणा 7 में कराइए, क्या हो जाएगा 8 7 56, 7 दूनी 14, 14 5 क्या हो जाएगा 19, 196 बट्टे हो जाएगा 4, बराबर ये आर स्क्वायर है, स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट में बदल जाएगा, बराबर में आर हो जाएगा। देखिए 196 किसका वर्गमूल होता है, क्या वर्गमूल का मान क्या होगा, जो है ये 14, ठीक है ना। 14 का वर्ग क्या होता है 196, 4 ये हो जाएगा 2, बराबर में हो जाएगा आपका आर। 2 1 का नम 2, 2 7 14, तो आर बराबर आपका आया 7 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, मीटर में है तो मीटर। अब हम लोग निकालेंगे आयतन। तो आयतन बराबर फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पास लिखिए 4/3 गुणे पाई का मान लिखिए 22/7 गुणे आर क्यूब, त्रिज्या क्यूब, 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 से 7 कैंसिल, है ना। अब यहाँ पास इन सभी का गुणा कराना है, यहाँ पास बटे में 3 है ही, 22 चौक 88 गुणे 7 7 49, ठीक है ना। पास 43 12 ये आ जाएगा इन दोनों का गुणा, ठीक है ना। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 43 12 अपान में 3 हो जाएगा, 3 का भाग इसमें दीजिए, क्या हो जाएगा
3 एक नम 3, 3 चौके 12, 1 1 3 त्रिक 9, 2 2 3 7 21, 1 बचेगा 1/3। 1437 1/3 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा 1437 1/3। 1437 1/3 देखिए यहाँ पास गड़बड़ा दिए ना, सेंटीमीटर स्क्वायर है, बहुत सारे लड़के यहाँ यहीं पास मार देंगे, तो यहाँ पास इसको नहीं मारना है, सेंटीमीटर क्यूब इकाई का ध्यान देना है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पास हमारा 45 नंबर प्रश्न है, यदि किसी शंकु की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और तिर्यक ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पास शंकु के बारे में दिया है, त्रिज्या यानी कि r बराबर है 4 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई का मतलब l बराबर है 5 सेंटीमीटर। तो h बराबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले h बराबर निकालेंगे तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा L² बराबर h² प्लस r²। तो यहाँ पास 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस हाइट हमें निकालनी है, बराबर में होगा, ठीक है ना, बराबर प्लस नहीं होगा, प्लस त्रिज्या का स्क्वायर 5×5 हो जाएगा 25, 4 का स्क्वायर 16, बराबर के इधर आ जाएगा तो माइनस का 16, बराबर में हो जाएगा h²। 25 में 16 गए 9, बराबर h² है तो इधर आएगा अंडर रूट हो जाएगा, है ना। अंडर रूट 9 का मान क्या हो जाएगा 3, 3 बराबर h। हाइट आपके पास क्या आ गई 3, हाइट बराबर 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब हम लोग निकालेंगे कि इसका क्या आयतन, आयतन ही तो निकालना है। तो यहाँ पास आप लोग ने एक फार्मूला पढ़ा होगा शंकु का आयतन का, क्या होता है फार्मूला 1/3 पाई r² h, ठीक है ना। तो यहाँ पास 1/3 पाई का मान 22/7, यहाँ पास पाई में होगा तो नहीं रखेंगे, देखिए यहाँ पास पाई में मान है तो हम लोग पाई का मान पाई ही रख देंगे, ठीक है, पाई का मान नहीं रखेंगे। जिस हिसाब से जो है विकल्प दिया रहा है उसी हिसाब से हमें सॉल्व करना है। r² त्रिज्या का स्क्वायर, त्रिज्या हमारे पास क्या दी गई थी 4 × 4, 4 दी गई तो 2 बार लिख देंगे। हाइट हमारे पास 3, तो 3 से 3 तो कैंसिल, ठीक है ना। 4 चौके 16, तो यहाँ पास 16 पाई हो जाएगा। देखिए आयतन का जो है इकाई होता है इकाई क्यूब, यानी कि इकाई है सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर क्यूब, 16 पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्या ऑप्शन कोई मिल रहा है, तो यहाँ पास ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ए 16 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। अब यहाँ पास हमारा 46 नंबर प्रश्न है, उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर हो, ठीक है ना। यहाँ पास पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, व्यास दिया 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, देखिए त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो यहाँ पर 14/2 हो जाएगा, यानी कि 7 सेंटीमीटर की आपकी क्या हो जाएगी त्रिज्या हो जाएगी। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पास लिखेंगे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई r²। तो यहाँ पास हो जाएगा 4 गुणे पाई, पाई में तो दिया नहीं है तो पाई का मान 22/7 रखेंगे, गुणे r², त्रिज्या का स्क्वायर यानी कि 7 × 7, 7 से 7 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पास 22 चौक 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 1 15 गुणे 4। अब इसमें 4 का गुणा कराइए, क्या हो जाएगा 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 1 21, 4 एकम 4 2 6, 616। और सेंटीमीटर में सेंटीमीटर क्षेत्रफल निकाला गया है तो स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है ना। तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपका नंबर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है ना। फिर यहाँ पास 47 नंबर हमारा प्रश्न है, क्या कह रहा है, यदि किसी कटोरे की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर हो तो कटोरे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कटोरा, कटोरा किस प्रकार का होता है भाई, अर्धगोलाकार होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पास लिखेंगे अर्धगोलाकार, अर्धगोलाकार कटोरे का क्षेत्रफल, कटोरे का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई r²। जो है अर्धगोलाकार का क्षेत्रफल होता है 2 पाई r²। तो यहाँ पास 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे त्रिज्या स्क्वायर, यानी कि त्रिज्या हमारे पास दिया है 21, तो 21 गुणे 21 2 बार हो जाएगा। 7 का नम 7, 7 3 21, ठीक है ना। 22 दूनी हो जाएगा 44 गुणे 1 वाले 63, ठीक है ना।
तो यहाँ पास हम लोग जो है गुणा कर लिए हैं, तो 2772 आ जाएगा, ठीक है ना। 2772 2772। देखिए क्षेत्रफल निकालना था तो हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। तो 2772 हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 2772, ठीक है ना। अब यहाँ पास जो है हमारा 48 नंबर प्रश्न है। क्या है, देखिए ये रिपीट हो चुका है ये प्रश्न। किस लंबवृत्तीय शंकु के कुल भाग होते हैं, तो कितने होते हैं, 2। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वृत्ताकार और वक्राकार। 49 नंबर है, यदि दो गोले के आयतनों का अनुपात 1:8 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो देखिए इसको समझने की जो है प्रयास कीजिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दो गोलों का आयतन 1:8, तो यहाँ पास हम लोग लिख लेते हैं पहले गोले का आयतन, अनुपात दूसरे गोले का आयतन बराबर में क्या है, 1:8। देखिए जो अनुपात में होता है उसको हम बटे में भी लिख सकते हैं। पहले गोले का आयतन, तो गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है ना। इसको बटे में लिखिए। दूसरे गोले का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3, ये r क्यूब है, ये r1 का क्यूब कर दीजिए, 4/3 पाई r2 का क्यूब, ठीक है ना। ये कर दीजिए, क्योंकि ये इसकी त्रिज्या अलग रहेगी, इसकी त्रिज्या अलग रहेगी, तो r2 और ये r1 बराबर 1:8 है, तो इसको 1/8 लिख सकते हैं। देखिए 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, तो r1 क्यूब और r2 क्यूब, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं r1/r2 का पूरे के होल ऑफ क्यूब बराबर 1/8 को हम लिख सकते हैं 1/2 के पूरे के होल ऑफ क्यूब। देखिए बराबर में क्यूब है तो क्यूब कट जाएगा, काटिए मत, आप लोग काट भी सकते हैं यहाँ पास, लेकिन दोनों तरफ तुलना करने पर ऐसे करेंगे, सीधा काट दीजिए, ठीक है ना। हमें तो बहुकल्प ही करना है। तो यहाँ पास r1/r2 का मान क्या आया, 1/2, ठीक है ना। अब हमें निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पास लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला तो है 4 पाई r स्क्वायर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर, और एक दोनों का आयतन, दोनों का अनुपात निकालना है, तो एक ये r1 हो जाएगा, ये 4 पाई r स्क्वायर, ये r2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, r1/r2 पूरे का होल ऑफ स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पास r1/r2 का मान दिया है 1/2, तो यहाँ पास लिख देंगे r1/r2 के स्थान पर 1/2 पूरे का होल ऑफ स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 1/4 को हम लिख सकते हैं 1:4, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा प्रश्न था और इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है, इसको आप लोग 1-2 बार लगाइएगा। तो यहाँ पास हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पास नेक्स्ट पेज में देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1:4, ठीक है ना। फिर यहाँ पास हमारा 50 नंबर और लास्ट और आखिरी नंबर प्रश्न है। अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो आप लोगों को मैं दिलासा दिलाना चाहता हूँ कि इन 50 क्वेश्चनों में से आपकी बेसिक भी तैयार हो गई होगी, और आप जो पेपर देंगे उनमें से कुछ ना कुछ प्रश्न तो फंसना ही फंसना है, ये चीज़ मान के चलिए, ठीक है ना। बेलन का आयतन शंकु के आयतन का कितना गुना होता है, यहाँ पास देखिए ये बेलन है, मैंने इसका प्रैक्टिकल भी किया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, शॉर्ट वीडियो में एक प्रैक्टिकल मैंने आपको कराया था, ठीक है ना। तो देखिए जो बेलन का आयतन होता है वो शंकु के आयतन का 3 गुना होता है। जैसे कि यहाँ पास उसमें मैंने अनाज भर के दिखाया था, तो जैसे इसमें अनाज भरेंगे तो इसमें डालेंगे तो ये एक बार में इतना भर जाएगा, ठीक है ना, 1/3। फिर एक इसको पूरा जो है भर के, किसी चीज़ को भर के इसमें डालेंगे तो फिर इतना भर जाएगा, ठीक है ना। फिर इसमें का पूरा अनाज जो है एक बार डालेंगे तो ये पूरा भर जाएगा, ढक लेगा। अर्थात यहाँ से ये सिद्ध होता है कि बेलन का आयतन शंकु के आयतन का 3 गुना होता है, ठीक है ना, 3 गुना होता है। इसका जो है प्रैक्टिकल आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना।
तो यानी कि बी नंबर सही हो जाएगा 3 गुना। ठीक है ना। आप लोगों का काम है सब्सक्राइब करना विद्या स्टडी क्लासेस को। ठीक है ना, क्योंकि इसी तरह शानदार जानदार वीडियोज आप लोगों को आती रहेंगी और आपके परीक्षा में कोई भी दिक्कत नहीं होने देंगी।